आज हम लोग कंबसन और फ्लेम को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो कल मैंने क्लास लिया था, उसमें मैंने बताया था कि कंबस्टिबल सब्सटेंस और इनकम्बस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं। ओके, नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस को आप इनकम्बस्टिबल भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या होते हैं मैंने ये बता दिया था, आई होप आपको याद होगा। ओके, और मैंने ये भी बताया था कि ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर कंबसन। अगर आपको बर्निंग करना है, कंबसन कराना है, तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई देना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा, मैंने एक और बात बताया था कि कंप्लीट कंबसन और इनकम्प्लीट कंबसन क्या होता है, बता दिया था। एक मीथेन वाला एग्जाम्पल भी दे करके मैंने बताया था, और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे, सब्सटेंसेस थे जिसका कि शॉर्ट फार्मूला था, जिसको कि मैंने आपको बता दिया था। आई होप आपको याद हो गया होगा। लाइक CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वाटर के लिए H2O यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 यूज़ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कैपिटल C कैपिटल O यूज़ करते हैं। ओके, आपको याद हो गया होगा। ओके, इसको याद करते जाना, नहीं तो लास्ट में फिर बर्डन बन जाएगा। ओके, चलो आज हम लोग उसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबसन दिया हुआ है। ठीक है, आपको मैंने बताया ना कि कंबसन कराने के लिए सिर्फ इतना ही कंपलसरी नहीं है कि आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कराओ। ठीक है ना, वो तो वन ऑफ द एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कंबसन कराने के लिए। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन देने से कंबसन हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, इसके साथ साथ कुछ और चाहिए। वो देखो क्या क्या चाहिए। पहला चाहिए प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। और ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आपके पास जलाने वाला मटेरियल ही नहीं होगा, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस ही नहीं होगा, यानी कि पेपर ही नहीं होगा, वुड ही नहीं होगा, तो फिर आप जलाओगे किसको, है ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। इस वजह से सबसे पहले तो आपको कंबसन कराना है, तो किस चीज़ का कराना है, वो उसकी एबिलिटी होनी चाहिए ना, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस की एबिलिटी होनी चाहिए। कंबस्टिबल सब्सटेंस मैंने कल पढ़ाया था आपको। ओके, पेपर, वुड, LPG, केरोसिन ऑयल, ये सब क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। स्टोन, आयरन का एग्जाम्पल मैंने कल दिया था, ये सब क्या नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस थे। ठीक है, सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन। ये तो मैं कल ही से आपको बतला रही हूँ, आपको अभी तक याद हो भी चुका होगा। ओके, तो सेकेंड नंबर में है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप यहाँ पे एयर की जगह ऑक्सीजन लिखोगे तो भी बेटर होगा। ओके, चलिए थर्ड नंबर पॉइंट जो है ना, मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, और आज की क्लास में स्पेशली मैं ये इग्निशन टेम्परेचर को ही डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। ओके, यानी कि थर्ड कंडीशन फॉर कंबसन ये है कि आपके पास इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा, इग्निशन वर्ड को थोड़ा सा साइड करो 2 मिनट के लिए, अभी सिर्फ हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर तो आपको पता होगा, टेम्परेचर को हम लोग किस यूनिट में नापते हैं, जैसे कि लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, है ना। लिक्विड को हम लोग लीटर में नापते हैं। उसी तरीके से टेम्परेचर को किस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, पता होगा आपको। ठीक है, अच्छा, डिग्री सेल्सियस को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में। जब हम लोग को रिएक्शंस वगैरह करने होते हैं ना लेबोरेटरी में, लैब में, तो वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। और जब बॉडी का टेम्परेचर नापना होता है, यानी कि मेडिसिन फील्ड में, हॉस्पिटल्स वगैरह में, ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर नापना होगा ना, तो हम लोग वहाँ पे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का यूज़ करेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ करेंगे। ओके, तो चूँकि हम लोग तो अभी लैब वाला काम कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेज़र करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया टेम्परेचर। अब यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ये तो आज से पहले कभी नहीं सुना होगा आपने। और इग्निशन टेम्परेचर रिक्वायर्ड है कंबसन कराने के लिए। ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है ना, हम लोग आज वही डिस्कस करने वाले हैं। 1 मिनट। चलिए देखिए, वुड है, लकड़ी है, उसको आप जब उसमें माचिस का तिल्ले जलाते हो तो कितना टाइम लगता है बाबू उसको जलने में। आई थिंक अगर सूखी लकड़ी होगी तो 3-4 मिनट के अंदर जल जाएगी, है ना। और अगर गीली लकड़ी होगी तो उसको जलाने में आपको आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकता है ना। अच्छा, लकड़ी को छोड़ो, पेपर को अगर आपको जलाना हो, न्यूज़पेपर या फिर कुछ भी पेपर, तो उसको जलाना हो तो कितना टाइम लगता है, वुड के कंपेयर, सूखी हुई लकड़ी के कंपेयर में बहुत कम समय लगता है ना। आधा मिनट लगता होगा या उससे भी कम लगता होगा। अच्छा, वही लकड़ी को अगर आप गीला कर दो तो फिर से बहुत ज़्यादा समय लगता है उसी मैच स्टिक से उसको जलाने में,
है ना। तो ऐसा आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास तो कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है, यानी कि पेपर या फिर वुड लकड़ी, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है। अच्छा, एयर भी है, ऑक्सीजन, अच्छा खासा ऑक्सीजन हमारे आसपास है, ठीक है। तो फिर इतना टाइम क्यों लगा? मतलब कि वही पेपर था, बस मैंने अभी सेकंड टाइम में उसको भिगा दिया, तो इतना समय का जो डिफरेंस हुआ, टाइम का जो डिफरेंस आया, वो क्यों आया? जो सूखा हुआ पेपर था वो जल्दी जल गया, जो गीला हुआ पेपर था वो लेट से जला, सूखी हुई लकड़ी थी जल्दी जल गई, गीली हुई लकड़ी थी जो लेट से जली। या अगर हम लोग पेपर में और वुड में कंपेयर करें तो पेपर जल्दी जल जाता है, वुड को जलने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? इसी का आंसर यहाँ पे है इग्निशन टेम्परेचर में। देखो, ऐसे है ना बेटा कि इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है ना जिसपे कि कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है जलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे पेपर है, तो क्या आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कंपेयर टू वुड बहुत कम होगा, तभी तो वो बहुत जल्दी जल गया ना। मैचस्टिक का थोड़ा सा हीट उसको मिला और वो जल गया, ठीक है। और क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वही लकड़ी जब गीली हो गई तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया, तभी तो उसको जलाने में अधिक समय लगा, है ना। अच्छा, अभी वुड का एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर सूखा हुआ लकड़ी है, वुड मतलब लकड़ी होता है, ओके। तो अगर सूखी हुई लकड़ी है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम रहा होगा एज कम्पेयर टू गीली हुई लकड़ी, है ना। तभी तो वो गीली लकड़ी से जल्दी जल जाता है ना। और गीली लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा सूखी लकड़ी से, तभी तो वो नहीं जल पाता है ना, उसको जलने में टाइम लगता है। कह सकते हैं ना ऐसा। यानी कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस जल्दी जल जाता है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम रहता होगा, ठीक है। और जो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस जलने में थोड़ा टाइम लगाता है उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होता होगा। समझ आया? अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर और वुड का इग्निशन टेम्परेचर दोनों में से किसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। समझ आया? आपको बताना है दोनों में से किसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। क्लास ओवर होने के बाद से आप मेरे को ऑडियो में व्हाट्सएप करना, ओके, ग्रुप में। चलो कंटिन्यू करते हैं। यानी कि आपको कंबसन कराने के लिए, बर्निंग कराने के लिए पहला तो कंबस्टिबल सब्सटेंस रिक्वायर्ड है, दूसरा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। जब तक उस कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचता है तब तक वो कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न नहीं होगा। जब तक गीली लकड़ी इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाती है तब तक वो नहीं जलेगी। और इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में जितना उसको समय लेना है वो उतना लेता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस कितना ज़्यादा गीला है, कितना टाइम ले रहा है इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में। समझ आ रहा है? चलो, अब मैंने यहाँ पे कंबस्टिबल सब्सटेंस को लिख भी दिया है। वह वस्तु जो जल सकती है, वो तो आपको पहले से पता ना, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, बट फिर भी मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर को डिफाइन किया है। देखो, द लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे कम से कम टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, ठीक है। वो कम से कम टेम्परेचर जिसपे कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है ना, उसी को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया, है ना। तुरंत से माचिस उसको जलाओ, तुरंत से उसमें आग लग जाता है ना, यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। लेकिन वही लकड़ी है, उसको जलने में टाइम लगता है ना। इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, इट्स कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। समझ आया? तो अगर आपको बर्निंग कराना है किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का तो ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है ये आपको पता हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका होमवर्क ये है, आपको बताना है ऑडियो फॉर्मेट में ग्रुप में कि आपको क्या लगता है कौन सा कंबस्टिबल सब्सटेंस बेटर होगा अगर आपको यूज़ करना हो तो। वैसा कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, या वैसा कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है,
ओके देखो, सब्सटेंसेस हैविंग वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड हेंस कैन कैच फायर इजीली आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। देखो मैंने आपको अभी होमवर्क दिया था ना कि आप कौन से कंबस्टिबल सब्सटेंस को प्रेफर करोगे, लो इग्निशन टेम्परेचर वाला या फिर हाई इग्निशन टेम्परेचर वाला। ठीक है, देखो जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा ना वो जल्दी से फायर कैच कर लेगा, और जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना वो देर से फायर को कैच करेगा, जैसे कि वुड। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से कंबस्टिबल सब्सटेंस को प्रेफर करोगे अगर आपको यूज़ करना हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस उन सब्सटेंसेस को कहते हैं, उन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को कहते हैं जिसका कि इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और उसमें फायर जल्दी से कैच हो जाता है। फायर जल्दी से कैच हो जाना मतलब फायर कैच होना मतलब फायर लगना। ठीक है, जल जाता है। ओके, तो इसमें आपका एग्जाम्पल क्या होगा, एल्कोहल। आप लोग बहुत सारे मूवी में देखे होंगे कि जो विलन होता है वो गुस्से में अल्कोहल पीता हुआ अल्कोहल जो है वो आग में डाल देता है। ऐसा देखे हो कभी कभी, पुराने ज़माने की मूवीज़ में दिखाता था। तो जैसे अल्कोहल को आग में डालता है तो आग बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि अल्कोहल जो होता है ना इनफ्लेमेबल होता है। अल्कोहल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है अल्कोहल। ठीक है, पेट्रोल का तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, एलपीजी खाना बनता है इससे, आपको पता है इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, तभी तो जल्दी से जैसे ही आप वो लाइटर जलाते हो तुरंत से बर्नर जल जाता है ना। चलिए, आपका पेपर जो है ना वो भी इसके बाद आएगा, पेपर में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना, तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर इनके कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और वुड का तो उससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, काऊ डंग केक, गोईठा जिसको कहते हैं गांव वाला, ठीक है, तो उसका उससे भी लकड़ी से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए आपको आई होप आपको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे है टाइप्स ऑफ कंबसन। कंबसन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो कंबसन 3 प्रकार के होते हैं। पहला रैपिड कंबसन, सेकंड स्पॉन्टेनियस कंबसन एंड थर्ड एक्सप्लोजन। ठीक है, इस तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या है ना इसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। हाँ देखो, ये पहला रैपिड कंबसन, दूसरा स्पॉन्टेनियस कंबसन और तीसरा एक्सप्लोजन। देखो जलने का काम तीनों में हो रहा है क्योंकि टाइप ऑफ कंबसन है, तो जलने का काम तो तीनों में हो रहा है, लेकिन जलने का तरीका अलग अलग होगा। अच्छा, जब तुम पेपर जलाते हो या वुड जलाते हो तो क्या उसको जलाना बहुत ज़्यादा कठिन है क्या? बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि आप तुरंत जलाओगे आपके बॉडी में आग पकड़ लेगा या पूरा आग फैल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। लिमिटेड अमाउंट में हीट निकलता है, लिमिटेड अमाउंट में लाइट निकलता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो खाना बनाने में, आग सेकने में, है ना, और भी अदर वर्क्स करने में। ठीक है ना, तो इस तरह का जो कंबसन होता है ना जिसमें हल्की सी एक्सटर्नल हीट की भी ज़रूरत पड़ती है। मैंने कल भी इस बात की चर्चा की थी कि अगर आप पेपर को रख दो ऐसे ही जस्ट एयर में, ठीक है, तो क्या उसमें आग लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। उसमें आग लगाने के लिए आपको माचिस की तिल्ली जलानी होगी, मैच स्टिक का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि एक्सटर्नल थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अच्छा वो जलने के बाद से भी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एकदम एक्सप्लोड कर जाएगा, भड़क जाएगा, ऐसा भी नहीं है ना, धीरे 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 जलता है वो, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ वर्क्स में। ठीक है, तो ऐसे कंबसन को बोलते हैं रैपिड कंबसन। ठीक है, अब मैच स्टिक दैट इज हीट। अब हीट खाली मैच स्टिक तो देता नहीं है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको मैच स्टिक लिखा है, मैच स्टिक का मतलब माचिस। ठीक है, तो एक्सटर्नल आप हीट अगर दो, ठीक है, इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग टू प्रोड्यूस अगेन हीट एंड लाइट। अब थोड़ा सा हीट दो और उसको फिर उससे वो बर्न होकर के और ज़्यादा मतलब लिमिटेड अमाउंट में ही आपको हीट और लाइट देता है। इस तरह के कंबसन को बोलते हैं रैपिड कंबसन। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, वुड हो जाएगा, आपका एलपीजी सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये सब हो गया रैपिड कंबसन। अब आइए स्पॉन्टेनियस कंबसन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एट रैंडम, तुरंत। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो मटेरियल होगा, 1 मिनट इसमें जो मटेरियल होगा तो मटेरियल्स बर्स्ट इनटू फ्लेम। ठीक है, ये मटेरियल तुरंत से
बर्स्ट हो जाएगा, भड़क जाएगा एकदम आग। फ्लेम का मतलब होता है आँच, आँच बहुत ज़्यादा होगा उसका, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट गिवन। अच्छा हाँ, उसको भड़कने के लिए ना, उसमें आग लगने के लिए आपको एक्सटर्नल हीट भी देने की ज़रूरत नहीं है, माचिस की तिली भी जलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह का जो कंबसन होता है ना, उसको स्पॉन्टेनियस कंबसन बोलते हैं। अच्छा, आप मेरे को बताओ कि अगर आपको यूज़ करना हो दोनों टाइप के कंबसन को, तो आप किसको प्रेफर करोगे? रैपिड कंबसन को करोगे या फिर स्पॉन्टेनियस कंबसन को करोगे अपने डेली लाइफ यूज़ के लिए? आप मेरे को ऑडियो फॉर्मेट में व्हाट्सएप करना, ओके, ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस कंबसन का एग्जाम्पल देखो, फॉस्फोरस, नाम तो नहीं सुने होगे अभी तक, बट अब सुन लो। फॉस्फोरस एक तरह का मटेरियल है, आपको केमिस्ट्री में जब आगे मैं पढ़ाऊंगी ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसमें आपको बताऊंगी, ठीक है। आप देखे नहीं होंगे, फॉस्फोरस मार्केट में मिलता है। तो जो फॉस्फोरस होता है ना, उसकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी क्या होती है ना कि 35 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नीचे देखो। रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आज से पहले आपको पता नहीं होगा, बट अब पता कर लो कि आपका जो रूम टेम्परेचर होता है, जिसमें कि आप नॉर्मली रहते हो, उसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर, और ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, आप मेरे को बताओ, ठंडी के दिन में, विंटर सीजन में हमारे यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है? तो अप्रॉक्स 11 से 20 तक में वैरी करता है, बहुत ज़्यादा विंटर होती है तो। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कितना होता है? माइनस में हो जाता है, 0, -1, -2, है ना। उससे भी ऊपर जाओ, माउंटेन वगैरह पे जाओ, हिमालय पे जाओ, तो और ज़्यादा डाउन हो जाता है, -45 वगैरह तक हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गई विंटर की बात। अच्छा, समर में अगर आगे जाओगे तो हमारे यहाँ समर का टेम्परेचर कितना होता है? तो लगभग 35 से 40 तक, 45 तक भी अब जाता है। अच्छा, दिल्ली वगैरह का टेम्परेचर, राजस्थान का टेम्परेचर कितना होता है? तो 45 से 50 तक भी जाता है ना। बस इसको कहते हैं रूम टेम्परेचर, और ये विंटर में अलग होता है और समर में अलग होता है, ठीक है। अब इसे आप कंपेयर कर सकते हो कि 25 डिग्री सेल्सियस अगर नॉर्मल टेम्परेचर है जिसमें कि आप रहते हो, ठीक है, उस समर या विंटर मत कहो, उसको स्प्रिंग सीजन कहो, जैसे अभी का जो सीजन है, अभी का नहीं, अभी से थोड़े से पहले के समय का सीजन, ठीक है। तो उस समय के सीजन में जो फॉस्फोरस है ना, तो फॉस्फोरस जो है, इसको 35 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर मिल जाए ना, यानी कि अभी का टेम्परेचर होगा 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अभी ज़्यादा समर आया नहीं है, तो अभी का टेम्परेचर अगर उसको मिल जाए ना 35, तो वो जो है ना स्पॉन्टेनियसली बर्न हो जाता है, एकदम बर्स्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसमें बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट भी निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फॉस्फोरस जो है ना स्पॉन्टेनियस कंबसन करता है, ओके। तो ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग यूज़ भी करते हैं, ठीक। अच्छा, ये बताओ, जब ज़्यादा समर आएगा तो क्या होगा? तब तो और जल्दी इसमें कंबसन हो जाएगा ना, तब तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा, है ना। इसको हम लोग यूज़ भी करते हैं बेटा। देखो, इसका यूज़ आपको मैं बताती हूँ। क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा समुद्र में चले जाओगे ना, गहरे समुद्र में, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, तो वहाँ जाओगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे आइस बॉक्स होते हैं, जैसे कि आप टाइटेनिक में भी देखे होंगे, टाइटेनिक कैसे टकरा गया था? आइस बॉक्स ही टकराया था, तभी वो ब्लास्ट हो गया था, है ना। तो आइस बॉक्स होते हैं ना, तो बहुत सारी जब वहाँ पे स्टीमर्स वगैरह जब जाते हैं ना, तो रात के समय में तो दिखाई देगा नहीं कि कहाँ पे आइसबर्ग है, कहाँ पे नहीं है। आइस बॉक्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर आपका बोट टकरा गया तो फिर तो बचने का कोई चांस नहीं है, जैसे टाइटेनिक नहीं बच पाया, ठीक है। तो इससे बचने के लिए कि रात के समय भी आपको पता रहे, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे आइसबर्ग है, आप जो है ना उसके साइड से निकलो। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है ना कि जो ओशन होता है ना, उसमें ये एक खंभा टावर लगा करके, और टावर पे ना ये फॉस्फोरस और इसके साथ और भी कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं, उसको बर्न कर दिया जाता है। और बर्न करने के लिए तो आपको एक्सटर्नल हीट की जरूरत है नहीं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, आपको एक्सटर्नल हीट की तो जरूरत है नहीं, है ना। तो फॉस्फोरस, जब तक वहाँ पे फॉस्फोरस रहेगा तब तक वो बर्न होता रहेगा, और वो बर्न होता है, रेड कलर का वो देता है उसका लाइट, ठीक है। तो उससे वो पता चल जाता है, जो भी उधर से आसपास से गुजरते हैं लोग स्टीमर में या बोट में, उनको पता चल जाता है कि इसका मतलब है कि आसपास जरूर कोई ना कोई आइसबर्ग है, ठीक है। तो वो संभल करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से फॉस्फोरस को हम लोग यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अब आइए, एक्सप्लोजन क्या होता है? देखो, एक्सप्लोजन का मतलब आपको तो पहले से पता है, एक्सप्लोजन का मतलब एक्सप्लोड होना, मतलब विस्फोट हो जाना,
ठीक है ना। कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये एक्सप्लोजन जो है ना ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्लोड हो जाता है। जैसे कि देखो फायर क्रैकर इसका एग्जाम्पल है, दिवाली के पटाखे। बहुत बार तो बॉडी भी जल जाती है ना दिवाली के पटाखे से, है ना, आपको तो पता है। तो यहाँ पे देखो अ सडन रिएक्शन विच एक्सप्लोड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट, यहाँ पे लार्ज अमाउंट निकलता है हीट और लाइट का, ठीक है, एक्सप्लोजन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आपका जितना भी एटॉमिक बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है ना एक्सप्लोजन में ही काउंट होगा। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे आप सुने होंगे हिस्ट्री में, गिरा था बॉम्ब जापान में, तो वहाँ पे वो जो क्या था वो एक्सप्लोजन था, ठीक है। हमारा नॉर्थ कोरिया का जो है किम जोन उंग, वो तो हमेशा धमकी देता रहता है ना कि हाइड्रोजन बॉम्ब फेंक देंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब गिरा देंगे, है ना, तो वो क्या है, एक्सप्लोजन है। ओके, चलिए, तो आपको बताना है कि आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि रैपिड कंबशन आपके लिए बेटर होगा या स्पॉन्टेनियस कंबशन बेटर होगा। अच्छा, एक्सप्लोजन तो कभी बेटर हो नहीं सकता है ना। बस इसी दोनों में आपको बताना है कि कौन बेटर होगा, आपको यूज़ करना है तो, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अच्छा देखो, ये सब ना पूरा का पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारे सारे डेफिनेशंस जो है ना इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तो क्वेश्चन आंसर में जो आएंगे ना, इसमें से इसी में से डेफिनेशन से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उसमें जो आएगा ना डेफिनेशन, बस हम लोग उतना ही याद करेंगे। ओके, ऐसे नहीं कि मैं जितना नोट्स आपको दे रही हूँ पूरा का पूरा रटते रहो, समझने की कोशिश करो, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस उसी को याद करना, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन आंसर में दिया होगा। समझ आ गया। चलिए, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, और मैंने जो आपको पीडीएफ दिया ना बुक का, आप उसको भी रीड करिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑडियो फॉर्मेट में ग्रुप में डाल सकते हैं, और आपको डालना भी चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।